Hi guys, hi. I hope you all are good. So चलिए अपना टॉपिक चालू करते हैं। हम आज क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट? सो या लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। बात ऐसी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ओवर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ओवर हुआ था, आई थिंक यू माइट बी नोइंग। वो ओवर हुआ था 1939 से शुरू होकर के 1945 में वो ओवर हो गया था, राइट? अब आपको मालूम होगी जो जीतने वाली साइड थी, जो दो साइड्स थी, राइट, वर्ल्ड वॉर की। एक साइड जीत गई थी, एक साइड हार गई थी, राइट? तो जो जीतने वाली साइड थी उसके दो मेजर पावर्स उसमें इन्वॉल्व थे। जीतने वाली साइड जो थी, जो जीतने वाली टीम थी, उसमें दो मेजर पावर्स थी। वन वॉज यूएसए, वन वॉज यूएसएसआर। दुनिया में और भी कई मेजर पावर्स थी जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ये सब वगैरह थी, राइट? लेकिन ये सारी जो कंट्रीज थी ना, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ये सारी कंट्रीज हम देखते हैं हारने वाली टीम पे थी, राइट? अब ऑफ कोर्स जो टीम हारी है उसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ज़्यादा नुकसान होने की वजह से इन लोगों की पावर थोड़ी सी कम हो गई। और चूंकि यूएस और यूएसएसआर जिस टीम में थे वो टीम जीत गई, तो यूएस और यूएसएसआर ज़्यादा पावरफुल होने लगे, राइट? यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएस एंड यूएसएसआर वेयर द टू मेजर पावर्स। यूएस आपको मालूम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? और यूएसएसआर मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट? आज की जो रशिया है, रशिया के साथ 14 और कंट्रीज को मिलाकर एक कंट्रीज का समूह था जिसे हम उस वक्त यूएसएसआर कहते थे। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है वो हम पढ़ेंगे अभी, फॉर द वेरी श्योर, राइट? लेकिन अभी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और यूएसएसआर जो जीतने वाली टीम में थे वो दुनिया के दो मेजर पावर्स बन के उभरे, राइट? अब ह्यूमन नेचर, मान लो आप किसी टीम में हो, राइट? मान लो क्रिकेट टीम में हो, दो बेस्ट प्लेयर्स है उस क्रिकेट टीम में, एक आप हो और एक कोई और है, बाकी सब नॉर्मल एवरेज प्लेयर्स है। दो बेस्ट प्लेयर हो, आप हो और कोई दूसरा प्लेयर है, मान लो प्लेयर बी है और एक आप हो, राइट? तो आप दोनों के बीच में टसल होगा कि यार हम दोनों ही बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन हम दोनों में से बेटर कौन है, राइट? हम दोनों को बेस्ट बोला जा रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है हम दोनों में से? दोनों इक्वली बेस्ट नहीं हो सकते, राइट? हाँ, कोई है जो हम दोनों में से कोई तो एक है जो ज़्यादा शक्तिशाली है, राइट? यूएस और यूएसएसआर के बीच में भी यही टसल चालू हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों एक ही टीम में थे जब वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद दोनों में दुश्मनी चालू हो गई। सवाल उठने लगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल, राइट? क्योंकि दोनों को ही पावरफुल फोर्सेस के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि यार दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो दोनों यूएस और यूएसएसआर अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करने लगे, राइट? और जब ये लोग अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश, अब अपने आप को ज़्यादा पावरफुल आप कैसे दिखाओगे? ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए, जैसे अभी के टाइम पे आप अपने आप को ज़्यादा पावरफुल कैसे दिखाओगे एज अ पर्सन? आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करोगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग करोगे, राइट? इन कंट्रीज़ ने भी वही किया। यूएस और यूएसएसआर दोनों ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगी। अब स्ट्रॉन्ग कैसे बनाने लगी? ये लोग जो थे न्यूक्लियर वेपन्स रखा करते थे अपने पास, राइट? भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स, किसी के किसी पर अटैक करने के लिए नहीं रखते थे, बस अपनी पावर दिखाने के लिए रखते थे। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है इतने सारे, राइट? अगर यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा होते तो यूएस अपना स्टॉक बढ़ा देता था। यूएस के पास अगर स्टॉक ज़्यादा होता था तो यूएसएसआर अपना स्टॉक बढ़ा देता था न्यूक्लियर वेपन्स का, ताकि मैच कर सके उसको, राइट? उससे अपने आप को दूसरे से ज़्यादा पावरफुल दिखा सके, राइट? और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, राइट? यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जब देखो दोनों फोर्सेस पावरफुल हैं, राइट? यूएस भी और यूएसएसआर भी दोनों पावरफुल है, राइट? तो ये दोनों कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, राइट? अब मान लो आप बहुत पावरफुल हैं, राइट? अरे मैं बहुत पावरफुल हूँ, राइट? और आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जो आपके जितना ही पावरफुल लग रहा है, तो आप उससे कभी लड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये लेवल का आदमी है, राइट? इससे यू आर नेवर गोइंग टू फाइट देम।
क्योंकि आपको भी नुकसान हो सकता है उससे, राइट? आप उससे लड़ने जाओ, हो सकता है आप जीत जाओ, लेकिन चूंकि वो आपके जितना ही पावरफुल है तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? इसे कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस ये कहता है कि जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़, ये कोई ऐसा शख्स या आप कोई देश हो और कोई दूसरा देश आपके सामने ऐसा आ जाए जो आपके जितना ही पावरफुल है, तो आप कभी भी रिटेलिएट नहीं करते, राइट? आप रिटेलिएट इन द सेंस कि आप कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते हो, राइट? न्यूट्रलाइज हो जाती हैं पावर्स, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब इस डेटरेंस की वजह से यूएस और यूएसएसआर के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राइट? दुश्मनी थी लेकिन लड़ाई नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेटरेंस जो मैंने आपको समझाया, राइट? तो इन दोनों के बीच गहमा गहमी रहती थी लेकिन कभी भी फिजिकल लड़ाई नहीं हुई, राइट? कभी इन लोगों ने एक दूसरे पे ऐसे सामने सामने बम नहीं फेंका, गोलियां नहीं चलाई, राइट? लेकिन गहमा गहमी रहती थी। अब गहमा गहमी है लेकिन लड़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब जो लड़ाई है वो ठंडी पड़ रही है, राइट? ऑफकोर्स जब वॉर होता है, लोग एक दूसरे पर बम बारूद फेंकते हैं, तो लड़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, राइट? लेकिन यहाँ गहमा गहमी होने के बावजूद लड़ाई नहीं है, तो इसीलिए हम इस लड़ाई को कोल्ड वॉर कह देते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो था 1945 से लेकर के 1991 तक। एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 1940, अरे ये पेन नहीं काम करता। 1945 से लेकर के 91 तक, ठीक है? 1945 से लेकर के 91 तक हम देखते हैं ये दौर चलता है जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में गहमा गहमी बहुत होती है मगर लड़ाई नहीं होती, राइट? इस और लड़ाई नहीं हुई इसलिए हम इसे कोल्ड वॉर बोलते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने सामने सामने आकर एक दूसरे पर ग्रेनेड बारूद बम वगैरह नहीं फेंके, बस गहमा गहमी में रहे, राइट? एक दूसरे के पावर को मैच करने की कोशिश की, न्यूक्लियर वेपन्स ला करके, ज़्यादा पैसे इकट्ठा करके, राइट? ये सारी चीज़ें करके, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये सिर्फ पावर का प्रदर्शन हो रहा है, बस एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल लगने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, राइट? यूएस जो है वो यूएसएसआर से ज़्यादा पावरफुल लगने की कोशिश कर रहा है, दिखने की कोशिश कर रहा है, और आपका जो यूएसएसआर है वो यूएस से ज़्यादा पावरफुल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर। ये लोग ऑफकोर्स ये लोग कभी साथ में लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि यू नो बोथ ऑफ देम आर वेयर पावरफुल एट दैट टाइम, राइट? दोनों पावरफुल थे, और चूंकि वो लोग पावरफुल थे तो एक दूसरे से कभी लड़ेंगे, भले ही जीत जाए, अगर जीत भी जाए तब भी नुकसान बहुत होगा दोनों साइड को, राइट? चाहे विनर साइड हो या लूजर साइड हो, नुकसान दोनों को ही होगा, बस दोनों पावरफुल है, राइट? आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। चलिए आगे आते हैं। चलिए, तो कोल्ड कोल्ड वॉर क्या था ये तो मैंने ऊपर ऊपर से समझा ही दिया आपको। आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, कोल्ड वॉर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड। हाँ, प्रोलॉन्ग्ड तो था ही, ये प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत लंबा। ऑफ कोर्स एक बहुत लंबा पीरियड था कोल्ड वॉर का, मैंने बताया अभी 1945 से लेकर 91 तक था, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट वाज अ पीरियड ऑफ 46 ईयर्स, राइट? सो या वो तो था ही, प्रोलॉन्ग्ड एरा ऑफ पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक राइवलरी बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर स्टार्टिंग डायरेक्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। हाँ, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद डायरेक्टली इनका टसल चालू हो जाता है। पहले तो दोनों जीतने वाली टीम में ही थे, लेकिन अब इनके बीच में टसल चालू होगा कि ज़्यादा पावरफुल कौन, राइट? तो ये थी राइवलरी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। हाँ, अब इस राइवलरी के ना 3 एस्पेक्ट्स थे, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री और हाँ, डिप्लोमेटिक आप पॉलिटिकल में ही डाल सकते हो, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री, राइट? अब पॉलिटिकल कैसे? ऑफ कोर्स लोग यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स बेटर है, राइट? यूएसए वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स बेस्ट है, यूएसएसआर वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वहाँ की पॉलिटिक्स बेस्ट है, राइट? फिर है आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल इन द सेंस कि देखो, यूएसए और यूएसएसआर में फ़र्क क्या है ना, दोनों की आइडियाज़ में फ़र्क ही है। देखो, यूएसए में ना हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो सरकार होती है वहाँ की,
वो वहाँ का जो मार्केट होता है ना, यूएसए का मार्केट इकोनॉमी जो होता है, उस पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, राइट। बस रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके बाकी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ देती है, राइट। ऐसे सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। और यूएसएसआर के आइडिया की अगर हम बात करें, तो यूएसएसआर में एक्चुअली होता क्या था, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी इकोनॉमी को, वहाँ के मार्केट को, राइट, जिसे हम सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क था यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज़ में, राइट। अब जो यूएसए है वो अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता था, और यूएसएसआर जो है वो अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता था, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर है मिलिट्री। मिलिट्री तो देखो आप, मैंने जो न्यूक्लियर वेपन वाला जो एग्जांपल बताया उससे आप समझ सकते हो, राइट। किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है। यूएस कोशिश करता था कि उसके पास यूएसएसआर से ज़्यादा न्यूक्लियर एमिनिटीज़ हो, और यूएसएसआर भी कोशिश करता था कि उनके पास यूएसए से ज़्यादा न्यूक्लियर एमिनिटीज़ हो, राइट। सेम गोज़ फॉर मिलिट्री भी। मिलिट्री पावर जो होती है वो भी यूएसए अपनी यूएसएसआर से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, और यूएसएसआर भी यूएसए से ज़्यादा कोशिश करता था अपनी मिलिट्री पावर रखने की, राइट। जो आर्म्स, एम्यूनेशंस, हथियार वगैरह होते थे वो भी एक दूसरे से ज़्यादा रखने की कोशिश करते थे ये लोग, राइट। एक दूसरे को हथियारों के मामले में भी ये लोग बीट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। ये पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चारों एस्पेक्ट्स पर राइवलरी चलती थी, किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं चलती थी, राइट। चारों दिशाओं में इनकी राइवलरी चलती थी, राइट। ऑफ कोर्स अब ये लोग जंग के मैदान में जाकर एक दूसरे पर ग्रेनेड, बम बारूद नहीं फेंक पा रहे, तो ऑफ कोर्स ऐसे ही लड़ाई करेंगे ये लोग, राइट। चलिए, और आजकल के टाइम पे लड़ाई करने का ज़रिया भी यही रह गया है, यू नो। वॉर पे तो नुकसान होता ही है, आप देख सकते हो अभी अमेरिका ईरान वाले वॉर में कितना नुकसान हो रहा है, राइट। सो पूरी दुनिया को ही नुकसान हो रहा है, फॉर द वेरी श्योर, राइट। तो अब वॉर पे जाकर लड़ाई करना ये एक ज़रिया नहीं रहा है अपनी पावर दिखाने का, राइट। आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो मिलिट्री पावर भी ऐसा नहीं कि आप लड़ाई में भेजने के लिए मिलिट्री पावर बना रहे हो। आप मिलिट्री पावर इसलिए बना रहे हो ताकि बस दिखा सको सामने वाले को कि देखो मेरे पास कितनी बड़ी मिलिट्री है, राइट। सो इसके लिए, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने जो बताया था सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, देखिए फीचर्स यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, नो डायरेक्ट कॉम्बैट, द सुपर पावर्स नेवर डिक्लेयर्ड अ फुल स्केल डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। कभी दोनों के बीच में डायरेक्टली मैदान जंग में लड़ाई नहीं हुई, राइट। ऑफ कोर्स नहीं हुई भाई, दोनों को नुकसान हो सकता था, राइट। मान लो यूएसए यूएसएसआर में लड़ाई हुई, कोई जीत भी गया, लेकिन जीतने वाले को भी नुकसान होता, क्योंकि अपोजिट साइड भी बहुत पावरफुल है। वो भले ही हार जाता लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा के ही छोड़ता, और कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट अपने देश का नुकसान नहीं होने देना चाहती, राइट। चलिए, फिर उसके बाद नीचे देखिए ग्लोबल एरिनाज, कंपटीशन वाज चैनल्ड इनटू पॉलिटिकल प्रॉक्सी सिस्टम्स, स्पेस एक्सप्लॉयटेशन एंड इंटेलिजेंस। हाँ, इन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता था, और बहुत सारे डायमेंशंस में चलता था। पॉलिटिकल डायमेंशन में चलता था, इनफैक्ट स्पेस भी हम देखते हैं कौन किसके पास अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज़ों, मतलब यूएस और यूएसएसआर के बीच में हर चीज़ को लेकर के कंपटीशन चलता था, बस ये लोग सामने मैदान जंग में आके लड़ते नहीं थे, राइट। फिर उसके बाद आप देखो डेटरेंट, जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस मैंने आपको बताया, मैसिव न्यूक्लियर आर्मामेंट्स क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हाँ, अब हुआ क्या, लॉजिक ऑफ डेटरेंस जैसा मैंने आपको बताया, सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो भाई मैं सामने वाले से थोड़ी लड़ूंगा। मैंने अगर उस पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो वो भी मुझ पर छोड़ देगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिफरेंस। सामने वाला अगर पावरफुल है आप ही के जितना या आप ही के आसपास, तो ऑफकोर्स आप उससे लड़ोगे नहीं, क्योंकि वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ डिफरेंस, ठीक है। लॉजिक ऑफ डिफरेंस का जो मेन फीचर था वो था न्यूक्लियर वेपन्स का होना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से लोग डर जाते हैं, राइट। भले ही मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन अगर सामने वाले के पास भी है, मेरे अलावा सामने वाले के पास भी है, तो आई विल नेवर फाइट विथ हिम और हर, राइट, फॉर श्योर। बिकॉज मैं उस पर फेंक सकता हूँ तो वो भी मुझ पर फेंक सकता है, फॉर द वेरी श्योर, राइट। सो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए, जस्ट अ सेकेंड। चलिए,
हाँ, हॉट वॉर वर्सेस कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। हॉट वॉर का एक एग्जांपल हो सकता है वर्ल्ड वॉर 2। हॉट वॉर का सीधा सा मतलब है मैदान जंग में जाकर ग्रेनेड फेंकना, देन बम फेंकना, सालों साल लड़ते रहना, लोग मर रहे हैं, तहस-नहस हो रही है, सारी चीज़ें, राइट? और कोल्ड वॉर का मतलब हुआ लड़ाई को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें हैं उसमें राइवलरी हो जाना, अपनी पॉलिटिक्स को उससे बेटर दिखाना, अपनी आइडियोलॉजी को उससे बेटर दिखाना, राइट? सो ये सारी चीज़ें, राइट? चलिए, आई होप आप समझ गए। देख लीजिए, फिर भी समझ लीजिए, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजिक फीचर के सेक्शन में देखिए। देखिए, हॉट वॉर में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैदान जंग में, राइट? कोल्ड वॉर में नहीं होता है, फॉर श्योर। कभी नहीं होगा डेटरेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, राइट? भाई दोनों पावरफुल है, कैसे लड़ेंगे? ठीक है। मेथड ऑफ कॉम्बैट, मेथड ऑफ कॉम्बैट आप देखिए, हॉट वॉर में मेथड ऑफ कॉम्बैट मतलब होता है आप लड़ाई कैसे कर रहे हो, राइट? किस तरीके से कर रहे हो। तो हॉट वॉर में होता क्या है, आप हथियार वगैरह लेकर के आओगे, सारी सेना लेके आओगे और भिड़ जाओगे, राइट? लेकिन कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं होता, उसमें आप क्या करोगे, प्रॉक्सी वॉर्स कराओगे। प्रॉक्सी वॉर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। प्रॉक्सी वॉर होता क्या है, देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उस वक्त दुनिया में यूएसए के भी बहुत सारे दोस्त थे और यूएसएसआर के भी बहुत सारे दोस्त थे, राइट? अब ये लोग क्या करते थे ना, यूएस और यूएसएसआर आपस में भिड़ने की बजाय अपने दोस्तों को भिड़वा देते थे। यानी कि यूएस का कोई दोस्त जाके वॉर कर लेता था यूएसएसआर के किसी दोस्त के साथ, या यूएसएसआर का कोई दोस्त जाके यूएसए के साथ वॉर कर लेता था, राइट? ठीक है। तो ये लोग आपस में तो लड़ नहीं सकते, बहुत पावरफुल है, तो ये लोग अपने दोस्तों के को लड़वा देते थे, राइट? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यूएस और यूएसएसआर का कोई इनके दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई, यूएस का दोस्त और यूएसएसआर के दोस्त के बीच में लड़ाई हुई। अब मान लीजिए यूएस का दोस्त जीत गया, तो यूएस एक हो जाता था उसे कि अरे मेरा दोस्त जीत गया, इसका मतलब मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा पावरफुल है, राइट? तो इस तरह से चीज़ें चलती थी। प्रॉक्सी वॉर्स वही होते थे, खुद नहीं लड़ने की जगह दोस्तों को लड़वा रहे हैं, राइट? जैसे कॉलेज में प्रॉक्सी लगती है, राइट? आप खुद नहीं जाते हो, दोस्त से अटेंडेंस लगवाते हो, सेम हियर है, राइट? आप खुद लड़ने नहीं जा रहे हो, दोस्तों को लड़वा रहे हो, राइट? तो दैट इज द थिंग। अब प्रॉक्सी वॉर में जो भी साइड जीतती थी ना, उसका जो दोस्त होता था वो बिल्कुल हो जाता था, अरे मेरा दोस्त जीत गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब कोई यूएसए का दोस्त आ गया और यूएसएसआर का दोस्त आ गया, दोनों भिड़ रहे हैं। अब मान लीजिए यूएसए का दोस्त जीत गया, तो यूएसए बिल्कुल चढ़ करके, अरे मेरा दोस्त जीत गया, देखो इसने मेरी आइडियोलॉजी में, ऑफ कोर्स यूएसए बहुत पावरफुल है, तो अपने दोस्तों के ऊपर अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें थोप देता है, राइट? ऑफ कोर्स अगर आप यूएसए का कोई दोस्त है तो वो यूएसए की आइडियोलॉजीज ही मानेगा, फॉर द वेरी श्योर, राइट? तो जब दोस्तों को लड़वाते थे और मान लो यूएसए का कोई दोस्त जीत गया, तो यूएसए भी लाइक, अरे देखो मेरे दोस्त ने यूएसएसआर के दोस्त को हरा दिया, इसका मतलब मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, यूएस से ज़्यादा पावरफुल है, यूएस की आइडियोलॉजी ज़्यादा पावरफुल है, राइट? यूएस की पॉलिटिक्स ज़्यादा पावरफुल है, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती थी, ठीक है? फिर देखिए उसी के बाद प्रॉक्सी वॉर, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। हाँ, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का मतलब हुआ दोस्त बनाना, राइट? ये लोग करते क्या थे, यूएस और यूएसएसआर वाले, ये लोग बहुत सारी कंट्रीज से दोस्ती करने की कोशिश करते थे, और जैसे जैसे दोस्ती होते जाती थी ना, उस दोस्ती को ये लोग एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते थे। जैसे कि यूएसए वालों ने क्या किया था, इन लोगों ने दुनिया की बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, जो दुनिया के वेस्ट में है, यानी कि यूरोप नहीं, मतलब अमेरिका के बहुत नज़दीक है, इन सारी कंट्रीज से इन्होंने दोस्ती कर ली थी, ठीक है? और दोस्ती करके एक ग्रुप बना लिया था इन सभी दोस्तों का, जिसका नाम इन्होंने रखा था नेटो, राइट? नेटो, NATO, विच इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सेम हमारे यूएसएसआर वालों ने भी किया था। इन्होंने क्या किया था, यूएसएसआर वालों ने जो भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दुनिया के ईस्ट में जो कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज से दोस्ती की थी, राइट? या फिर उनको मिलिट्री पावर के ज़रिए एक्वायर किया था, और फिर उनको एक ग्रुप में डाल दिया था थ्रू वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट नाम का एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन करवाया, और साथ ही में एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, राइट? ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये लोग ग्रुप वगैरह बनाया करते थे ताकि अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर सके पूरी दुनिया भर में, राइट? और फिर प्रॉक्सी वॉर भी करवाते थे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो भी जीते उसको थोड़ा फील कर सके अपनी पावर को। चलिए।
आई होप आप समझ गए इसको, राइट। फिर है प्रोपागेंडा। ऑफ कोर्स प्रोपागेंडा दूसरी कंट्रीज से दोस्ती इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी आइडियोलॉजीज को फैला सके, राइट। सो दैट इज़ अ प्रोपागेंडा। एस्पियोनेज, हाँ ये बहुत होता था कोल्ड वॉर के टाइम पे। यूएसए वाले जो है अपने स्पाइज भेज रहे हैं यूएसएसआर में, यूएसएसआर वाले अपने धुरंधर भेज रहे हैं यूएसए में, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स, अब जब आप डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको अगर अपने दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाना है तो आपको किसी स्पाई को भेजना पड़ेगा इन योर एनिमी कंट्री, राइट। लेट्स गो। सो एस्पियोनेज, आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। चलिए फिर देखिए इम्पैक्ट और स्कोप। इम्पैक्ट क्या था, देखिए जब भी वॉर होता था ना तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता था। जल्दी आ जाता था इन द सेंस, देखिए आपने लड़ाई की, जो जीता वो बेस्ट है, राइट। ग्रेनेड बारूद फेंके, बम फेंके, जो जीता वो बेस्ट है। कौन बेस्ट है उसी वक्त डिक्लेयर हो जाता था हॉट वॉर के टाइम। हॉट वॉर जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, अब लड़ाई कितने सालों की होती है, 5-6 सालों की होती है। आपकी जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो 39 से 45, 1939 से 1945 यानी 6 साल के लिए हुई थी, राइट। और कोल्ड वॉर आप देखो 46 साल तक चला। इसका मतलब हॉट वॉर जो होता है वो कंपैरेटिवली कोल्ड वॉर से शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। और हॉट वॉर में जो जीतता है उसी से श्योर हो जाता है कि कौन बेस्ट है, राइट। जो जीता वही सिकंदर, फॉर द वेरी श्योर। कोल्ड वॉर क्या होता है, वो बहुत लंबे समय के लिए चलता है। जैसे आप देखो 45 से 91, 46 ईयर्स के लिए चला। इनफैक्ट आप देख सकते हो अभी भी अमेरिका और रशिया के बीच में अभी भी टसल बनी रहती है, राइट। यूएसएसआर पहले रशिया, और रशिया के साथ साथ 14 और स्टेट्स थे, उसके समूह को कहते थे यूएसएसआर। फिर वो 1991 में टूट गया, हम उसकी कहानी देखेंगे फॉर द वेरी श्योर, राइट। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, कोल्ड वॉर जो है हम देखते हैं 46 ईयर्स तक तो ऑफिशियली चला। और अभी भी हम देखते हैं अमेरिका और रशिया, रशिया वॉज द मेजर कंट्री ऑफ यूएसएसआर, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी भी हम देखते हैं रशिया और अमेरिका के बीच में टसल बनती रहती है और ये लोग कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, राइट। चलिए ठीक है। हाँ, और देखिए इम्पैक्ट और स्कोप में हॉट वॉर का इम्पैक्ट हम देखते हैं इमीडिएट, बिल्कुल जल्दी रिजल्ट मिल जाता है उसमें, राइट। और जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। हॉट वॉर जो जीत गया वही बेस्ट है, रिजल्ट भी मिल जाता है। हाईली लोकलाइज्ड फिजिकल डिस्ट्रक्शन, हाँ फिजिकल डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। आपने कहीं बम गिरा दिया, बारूद ग्रेनेड गिरा दिया तो ऑफकोर्स बहुत तबाही मचती है, बिल्डिंग्स टूटती है, राइट। बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। मैन पावर को बहुत नुकसान पहुंचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, राइट। और कोल्ड वॉर में आप देखेंगे ये एक परमानेंट स्टेट है। हाँ परमानेंट स्टेट इसलिए बिकॉज ये कभी भी पूरी तरीके से ओवर नहीं होता है, राइट। 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कोल्ड वॉर को ओवर मान लिया गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं अमेरिका और रशिया में टसल बनती रहती है, राइट। तो कोल्ड वॉर इज नेवर एक्चुअली ओवर, राइट। परमानेंट स्टेट ऑफ हाई ग्लोबल टेंशन और न्यूक्लियर एंजाइटी, ठीक है। ग्लोबल टेंशन तो हमेशा रहता ही है, अभी भी है अमेरिका और रशिया के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया। और न्यूक्लियर एंजाइटी वही, हर एक कंट्री को डर रहता है कि कहीं सामने वाली कंट्री मुझ पर न्यूक्लियर वेपन ना फेंक दे, राइट। एक बार हुआ क्या था 1962 में, हम देखते हैं कि यूएसएसआर का एक दोस्त था, क्यूबा करके कंट्री थी, राइट, जो कि यूएसए के बहुत पास था। तो यूएसएसआर वालों ने क्या किया, क्यूबा के पास जो है मिसाइल सेंटर्स बनाना चालू कर दिया, राइट। अब यूएसए वालों को डर लग गया, अरे ये मुझ पर न्यूक्लियर वेपन तो नहीं ना फेंक देगा, लाइक दैट, सो राइट। तो न्यूक्लियर एंजाइटी हमेशा रहती है, हम देखते हैं, राइट। जब भी कोल्ड वॉर होता है किन्हीं भी समूह या कंट्रीज के बीच में तो न्यूक्लियर एंजाइटी रहती है, राइट। चलिए दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएस के पास भी, यूएसएसआर के पास भी। बट फिर भी डर है, मैं यूएसए हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन मुझे डर है कि सामने वाला जो मेरा दुश्मन है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, कहीं वो मुझ पे ना फेंक दे, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाती है। चलिए फिर उसके बाद नीचे देखिए द प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऑल्दो द यूएस एंड यूएसएसआर अवॉइडेड डायरेक्ट फिजिकल क्लैशेस, नहीं होते थे डायरेक्ट क्लैशेस, राइट। दे एक्टिवली फंडेड एंड बैक्ड अपोजिंग साइड्स, हाँ अपने दोस्तों को ज़रूर ये लोग लड़वाते थे, दोस्तों को पैसे देते थे, जाओ जाके उससे लड़ो, यूएसएसआर के दोस्त से लड़ो। यूएसएसआर कहता था जाओ यूएसए के दोस्त से लड़ो, पैसे हम देंगे, पैसे हम देंगे, आप जाके उनसे लड़ लो, राइट। इन डिवास्टेटिंग रीजनल वॉर्स, हाँ लोकल वॉर्स ही करवाते थे ये लोग, बड़े स्केल में नहीं करवाते थे, क्योंकि बड़े स्केल में करना है तो फिर इन लोग को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट। दोस्तों को लड़वा करके ये लोग बड़े स्केल पे वॉर नहीं करवा सकते।
दोस्तों को लड़वा के लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे ही वॉर करवा सकते हैं, राइट। ठीक है, बड़े स्केल पर करवाने के लिए इन लोग को खुद सामने से आगे लड़ना होगा, जो ये लोग कभी नहीं करेंगे, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स है रीजनल वॉर्स के, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, सोवियत अफगान वॉर, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। आते हैं गूगल में, थोड़ा कोरियन वॉर के बारे में पढ़ते हैं, ताकि वो ना आपको और क्लियर हो जाए। कोरियन वॉर एंड इट्स, आप ऐसे गहराई में पढ़ोगे ना हर एक चीज़ को गहराई से समझ के, तो चीज़ें और क्लियर होंगी, राइट। विद द कोल्ड वॉर, जस्ट देखिए, प्रॉक्सी सबसे पहला मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यही था। सबसे पहली जो प्रॉक्सी वॉर इन्होंने कराई थी वो यही करवाई थी। देखिए 1946 के टाइम से हम देखते हैं कोल्ड वॉर चालू हो गया था, और 1950 में इन्होंने प्रॉक्सी वॉर भी करवा दी, राइट। चलिए ठीक है, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कोरियन वॉर में होता क्या था, हम देखते हैं कि देखो कोरिया पहले एक ही था, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई होने लगी, और ये लड़ाई इन्हीं लोगों ने करवाई थी, ठीक है। जो आपका साउथ कोरिया है उसे यूएस सपोर्ट कर रहा था, और जो नॉर्थ कोरिया है उसे हम देखते हैं यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो अब इन दोनों में लड़ाई करवाई इन दोनों ने, ठीक है। फिर लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग हो गए, राइट। 38th पैरेलल करके एक यू नो जगह है, वो इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट करती है, राइट। आई होप आपको समझ में, और आप आइडियोलॉजीज भी देखिए। साउथ कोरिया, देखिए साउथ कोरिया को यूएस का सपोर्ट मिला था, राइट, कोरियन वॉर में। और अभी भी आप उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। साउथ कोरिया का कल्चर आप देखिए कितना रिच है, और वहाँ पे कैपिटलिज्म हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। वहाँ की कंट्रीज़ जो हैं हम देखते हैं, वहाँ की जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो हम देखते हैं कि इकोनॉमी को कंट्रोल उतना नहीं करती है, राइट। बस रूल्स रेगुलेशंस बना करके बाकी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो नॉर्थ कोरिया इज़ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है वहाँ के हर एक चीज़ में, राइट। बिकॉज नॉर्थ कोरिया वॉज बैक्ड बाय यूएसएसआर का सपोर्ट मिला था उसको, और उसका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं आज भी है, राइट। गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, कितना सोशलिज्म है वहाँ पर, राइट। और सोशलिज्म के, और सोशलिज्म का ना जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर की, उसका एक हार्श वर्जन भी है जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, राइट। तो नॉर्थ कोरिया उसे ही फॉलो करता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। अब क्यों करती है, बिकॉज उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, राइट। यूएसएसआर से सपोर्ट मिला, यूएसएसआर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पर, तो उसी की आइडियोलॉजीज अभी भी चल रही है वहाँ पर, राइट, है ना। हम देख रहे हैं किम जोंग भाई क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है। कुछ भी आप पढ़ें ना तो गहराई में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल वगैरह दिख जाए थोड़ा गहराई में पढ़ लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो चीज़ें, राइट। ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और आप एग्ज़ाम वगैरह भी अगर आप लिखना चाहोगे तो बड़े अच्छे से लिख लोगे, राइट। ठीक है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, हाँ, की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए कोल्ड वॉर के। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ कोर्स डायरेक्ट लड़ने नहीं गए थे वो लोग, राइट। आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। देखिए, द कोर स्ट्रगल बिटवीन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म एंड ईस्टर्न ऑथोरिटेरियन स्टेट कम्युनिज्म, राइट। अब देखिए, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म वाली चीज़ तो मैंने बता दी आपको। अब एक और चीज़, देखिए, ये जो यूएसएसआर वाले थे और यूएस वाले जो थे वो डेमोक्रेसी में मानते थे। डेमोक्रेसी का मतलब जनता आई, उन्होंने चुना, और उन्होंने सरकार बना दी, राइट। इसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं हम बेसिक सेंस पे, जहाँ पे डेमोक्रेसी रहती है, जनता अपनी सरकार चुनती है, जुडिशरी वगैरह सब रहती है वहाँ पर, राइट। और सारी चीज़ें बड़ी आराम आराम से चल रही है, राइट। अब
जो यूएसएसआर है, जस्ट अ सेकंड, मैं यूएसएसआर की आइडियोलॉजी मुझे याद नहीं आ रही, लेट मी जस्ट इंक्वायर ऑन। आइडियोलॉजी तो उसकी सोशलिस्ट ही थी, बट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में उसने क्या बोला था ये देखना होगा मुझे। ओके, एक सेकंड ऐसे डालते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यूएसएसआर जो था वो लिबरल डेमोक्रेसी में मानता था। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी चल रही है, लोग अपनी जनता सरकारें सब चुन रहे हैं, राइट, और बाकी सारी चीज़ें भी आराम आराम से चल रही है, उतनी स्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। जुडिशरी है, लोग सरकारें चुन रहे हैं, इतने तक सीमित है, राइट। यूएसएसआर में जो सरकार चल रही थी वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि हार्श चल रही थी, राइट, हार्श मैनर पे चल रही थी। जस्ट गिव मी सम मोमेंट, मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ ये समझाता हूँ, एक सेकंड। कोल्ड वॉर वाज एक्चुअली अ चैप्टर इन क्लास 12, यू नो, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। देखिए क्यूबा वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर है, राइट। चलिए, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, याद आ गया मुझे, ठीक है, चलो, ठीक है, तो अब समझो आप अच्छे से, आई एम टेलिंग यू, दिस इज फुल एंड फाइनल, एक मिनट, ठीक है। तो जो आपका यूएसएसआर था, नहीं यूएसए था, वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता था, लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे यहाँ पर सरकार चुनी जाएगी गवर्नमेंट पीपल के द्वारा, हमारे यहाँ जुडिशरी होगा, पार्लियामेंट होगा, ये सब होगा, राइट। अब जो आपकी जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट इलेक्ट कैसे होती थी, लेट मी जस्ट सी, भाई आई हैव फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12 मैन। कभी भी ऐसे कुछ समझ वगैरह ना आए ना, जस्ट रिसर्च इट, हो जाता है। थ्रू वन पार्टी सिस्टम, ओके, वेयर सिटीजन्स वोटेड फॉर अ सिंगल स्लेट ऑफ कैंडिडेट्स प्री अप्रूव्ड। हाँ, होता क्या था, यूएसएसआर की एक कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही कैंडिडेट्स आते थे इलेक्शंस के सारे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी कुछ स्लेट ऑफ कैंडिडेट्स निकालती थी,
जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और लोगों को उन्हीं में से चुनना होता था अपना कैंडिडेट, राइट? उन्हीं के लिए वोट देना पड़ता था। तो वन पार्टी सिस्टम चलता था वहाँ पर, और जो भी सरकार बनाता था वो बहुत ही हार्श सरकार बनाता था, राइट? सोशलिज्म को बहुत नेक्स्ट लेवल पे अप्लाई करता था, ठीक है? अपनी इकोनॉमी को, अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, राइट? ये चीज़ है। तो चलिए आपको थोड़ा निष्कर्ष दे देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। चलिए सीधी सी बात है, हमारे यहाँ यूएस में हम देखते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी से पॉलिटिक्स चलती है, यानी कि लोग आते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, सब है, और सारी चीज़ें आराम आराम से चल रही है, सरकार का उतना कंट्रोल नहीं है इकोनॉमी पर, राइट? ठीक है, दो इसीलिए इसे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म यहाँ लिखा गया है। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म भी है, राइट? डेमोक्रेसी की चीज़ें लोग सरकार चुन रहे हैं, और लेकिन उतना कोई हार्श नहीं है, राइट? लोग सरकार चुन रहे हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, सब है, राइट? और फिर कैपिटलिज्म भी है, हम उतना कंट्रोल नहीं किया है सरकार ने इकोनॉमी में, सब प्राइवेट सेक्टर आराम से चल रहा है। फिर उसके बाद यूएसएसआर में हम देखते हैं होता क्या है, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है? वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन की, वो कुछ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकाल रही है, वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लोग उस उन्हीं कैंडिडेट्स उन्हीं में से किसी को चुन रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और जिसकी भी सरकार बन रही है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, हार्श लेवल की सरकार बना रहा है, राइट? चलिए, आई होप ये जो अभी मैंने बोला, दिस वॉज द क्लियर एंड कॉन्क्रीट थिंग, ठीक है? चलिए, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा सा आई वॉज कन्फ्यूज, मैं थोड़ा भूल गया था, बट होता रहता है, वी आर ह्यूमंस, राइट? चलिए, ठीक है। फिर है डिवाइड अलायंसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अपोजिंग मिलिट्री पैक्ट्स टू गारंटी म्यूचुअल डिफेंस, नेटो इन द वेस्ट, वॉर्सो पैक्ट, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है? ये लोग दोस्तों का ग्रुप बनाते थे, है ना? यूएसए ने कुछ कंट्रीज से दोस्ती की, मोस्टली जो वर्ल्ड के वेस्ट साइड में जो है ना, वर्ल्ड के ग्लोब के वेस्ट साइड में जो कंट्रीज है, उनसे दोस्ती करते थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए के आसपास है, राइट? और जो यूएसएसआर वाले हैं वो ईस्टर्न कंट्री से मोस्टली दोस्ती करते थे, मोस्टली बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, ठीक है? मोस्टली ईस्टर्न कंट्री से दोस्ती करते थे, बिकॉज वो यूएसएसआर के आसपास वो कंट्री सिचुएटेड थी, ठीक है? दोस्ती करते थे, फिर दोस्ती करने के बाद उस दोस्ती को दोस्तों का ग्रुप बना लेते थे, राइट? जैसे हम लोग दोस्तों का ग्रुप बना लेते हैं, ये भी दोस्तों का ग्रुप बना लेते हैं। यूएस के जो दोस्तों का ग्रुप था उसे हम नेटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? और यूएसएसआर का जो ग्रुप था, अब ग्रुप का नाम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? यूएसएसआर का जो ग्रुप था वो ग्रुप बना था वॉर्सो पैक्ट नाम का एक एग्रीमेंट हुआ था उससे, राइट? ग्रुप का नाम हम आगे देखेंगे, ठीक है? चलिए, फिर है एसिमेट्रिक रेसेस, इंटेंस टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, ऑफ कोर्स ये लोग मैदान जंग में लड़ नहीं रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में भी कंपटीशन होगा। यूएसएसआर बोलेगा हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, यूएस बोलेगा हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, राइट? और ये टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन हो रहा है, देखिए, टू बिल्ड डिवास्टेटिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी ऑफकोर्स वो ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स बना पाएंगे, एंड अचीव डोमिनेंस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट? ऑफ कोर्स जब आप सामने सामने लड़ाई नहीं कर सकते हो ना मैदान जंग में, तो आपको बाकी सारी चीज़ों में अपने आप को बेस्ट दिखाना पड़ता है कि हाँ, लड़ाई नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं इस चीज़ में तो बेस्ट हूँ, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, राइट? तो ये लोग भी वही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, टेक्नोलॉजी अच्छी बना रहे थे, ये देखो मेरे पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब मैं ज़्यादा अच्छी न्यूक्लियर पावर बना सकता हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे पास अच्छी है, तो मैं स्पेस जो स्पेस में जो भी काम होते हैं, मिशंस भेजना, या फिर कोई रॉकेट भेजना या सैटेलाइट भेजना, लाइक दैट, सो वो सारी चीज़ें मैं अच्छी कर सकता हूँ, राइट? ये दोनों अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे थे इन सभी मामलों में, राइट? चलिए, ठीक है, एक बार समरी ले लीजिए जो भी अभी तक पढ़ा आपने, राइट? देखिए, कोर टेकअवेज पोस्ट 1945 शिफ्ट प्रॉम्प्टेड इमीडिएटली बाय द कोलैप्स ऑफ डब्ल्यू, अच्छा नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड अलायंस, ठीक है? वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो जीतने वाली साइड थी उसमें यूएस और यूएसएसआर थे, ठीक है? जो कि मेजर पावर बनकर उभरे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इन दोनों के बीच में ही लड़ाई चालू हो गई कि भाई कौन सबसे बेस्ट है। और बाकी जो पावर थी जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये सारी जो पावर्स थी हम देखते हैं ये लूजिंग साइड में थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, राइट? तो इनकी पावर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम हो गई, क्योंकि हारने वाली साइड से थी, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था इनको, राइट? फिर आइए देखते हैं कोल्ड फ्रेमवर्क,
characterized by an intense psychological standoff without direct combat. हाँ, फ्रेमवर्क इसका कोल्ड था, कभी भी हॉट वॉर हुआ नहीं, राइट? कभी भी सामने मैदान जंग में ये लोग लड़े नहीं, ठीक है? साइकोलॉजिकल स्टैंड ऑफ था। साइकोलॉजिकल स्टैंड ऑफ मतलब एक इमेज क्रिएट, दुनिया के सामने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि कौन बेस्ट है। यूएसए वाले दुनिया के सामने ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि यूएसए बेस्ट है। यूएसएसआर दुनिया वालों की साइकोलॉजी में, दुनिया वालों के दिमाग में ये चीज़ फिट करना चाह रहे थे कि यूएसएसआर ही बेस्ट है, राइट? और ये जो बेस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, या ये जो अपने आप को बेस्ट साबित करने की जो प्रक्रिया है, ये लोग जो है कभी भी डायरेक्टली मैदान जंग में आकर नहीं करते थे। ये लोग जो है मैदान जंग के अलावा और भी जितनी चीज़ें हैं, राइट, उन सब चीज़ों पर अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते थे, राइट? साथ ही साथ ये लोग वेपन्स वगैरह, आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्टॉक में रखते थे। लड़ने के लिए नहीं रखते थे, बस सामने वाले को दिखाने के लिए रखते थे कि देखो मेरे पास है, राइट? उखाड़ना है जो उखाड़ लो। चलो, फिर देखिए नीचे है टोटल कॉन्फ्लिक्ट, इनकम्पास्ड आइडियोलॉजिकल स्पेस, न्यूक्लियर एंड इकॉन। हाँ, टोटल कॉन्फ्लिक्ट इससे इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, राइट? ठीक है, यहाँ पर आइडियोलॉजी का भी कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेस में कौन बेटर है, टेक्नोलॉजी में कौन बेटर है, किसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, किसकी पॉलिटी ज़्यादा अच्छी है, इन सभी चीज़ों को लेकर लड़ाई है। पॉलिटिक्स किसकी बेटर है उसको भी लेकर के लड़ाई है, स्पेस को भी लेकर के लड़ाई है, न्यूक्लियर को भी लेकर के लड़ाई है। इतनी सारी चीज़ों को लेकर के लड़ाई है, इसलिए इसे टोटल कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, राइट? किसी एक चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर लड़ाई है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को लेकर लड़ाई है, बस ये लोग सामने आके लड़ नहीं रहे, पीछे पीछे से अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इसलिए हम इसे टोटल कॉन्फ्लिक्ट कह देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अ हॉट वॉर एंड अ कोल्ड वॉर। हमने हॉट वॉर और कोल्ड वॉर का डिफरेंस ऊपर देख लिया है, राइट? वहाँ मैदान जंग होती है, यहाँ मैदान जंग नहीं होती है, राइट? वहाँ पर हम देखते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, यहाँ पर बहुत लंबा टाइम पड़ता है। और हम देखते हैं कोल्ड वॉर का परमानेंट इफेक्ट भी रहता है, उसका टेम्पररी इफेक्ट रहता है, राइट? ये सारी चीज़ें ऊपर भी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, राइट? चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, हम देखते हैं डायरेक्ट क्लैशेस होते हैं, यहाँ देखते हैं डायरेक्ट क्लैशेस नहीं होते हैं, राइट? प्रॉक्सी वॉर वगैरह करवा देते हैं ये लोग, अलायंस बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, स्पाई वगैरह भेजते हैं नेक्स्ट लेवल। और हॉट वॉर में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट जाके लड़ रहा है, राइट? यहाँ पे रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाता है आपको हॉट वॉर में। कोल्ड वॉर में जो है आपका परमानेंट टेंशन, एंजाइटी रहती है और रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? ये हम समझेंगे आगे आगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें हम समझेंगे कि रिजल्ट मिलना कैसे मुश्किल हो जाता है। इसमें तो क्या है, जो जीता वही सिकंदर हॉट वॉर में, राइट? लेकिन कोल्ड वॉर में कौन जीता कौन हारा ये सब 100% एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? हम इसे समझेंगे अगले में, हम ज़रूर समझेंगे अगले चैप्टर में, राइट? चलिए, नेम टू डिस्टिंक्ट रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। हाँ, आपको दो जो प्रॉक्सी वॉर्स हुए थे वो बताना है। कोरियन वॉर तो हमने देखा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के, और एक वियतनाम वॉर था आई गेस, और सोवियत अफगान वॉर था, राइट? देखिए, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, सोवियत अफगान वॉर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए फिर चलिए, तो ट्राई कॉन्टिनेंटल डॉट ओ आर जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इमेजेस प्रोवाइड करने के लिए। हावेवर इंटरनेट की कमी की वजह से हमें यहाँ इमेजेस तो दिखे नहीं, बट थैंक यू ट्राई कॉन्टिनेंटल जी, थैंक यू, आपका उपकार हम नहीं भूल पाएंगे। ओके, सो ठीक है, तो आई होप आपको ये कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, राइट? कितने देर की थी ये वीडियो, जस्ट अ सेकेंड, कितने देर शूट की भाई हमने? एक सेकेंड, एक्स रिकॉर्डर दिखाओ भैया, कितने देर शूट की है वीडियो? अरे 44 मिनट्स, ठीक है। मुझे लग रहा था विल कंप्लीट दिस इन 20 मिनट्स, लेकिन चलो, हमने भले ही टाइम ज़्यादा लगाया लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम हमने अच्छे से समझा चीज़ों को, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर हम चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पर लेकर आएंगे, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज ज़रूर कर लेना क्योंकि ये बेस है, इसके बिना आगे के चैप्टर्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो प्लीज़ डू दैट। और
कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, राइट? कोल्ड वॉर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उतना ही बताया जितनी आपको ज़रूरत है आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत हमें है नहीं, राइट? वो चैप्टर है नहीं अब सिलेबस में। सो क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करते रहना, सोचते रहना, और कोई डाउट्स हो तो डाल देना नीचे, राइट? विल एनकाउंटर दैट फॉर द वेरी श्योर, ठीक है? चलिए, तो ओके देन, थैंक यू। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया, और मिलते हैं अगले चैप्टर पे फॉर द वेरी श्योर, राइट? ओके देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ज़रा बताना मुझे आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, राइट? और इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत है, तो आप वो भी बताओ मुझे, राइट? सो दैट आई कैन इम्प्रूव, और आपको भी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, राइट? तो डू टेल दैट एज वेल। बाकी तो बाय बाय, टेक केयर, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, है ना? वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। चलो बाय 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 बाय।